अब विज्ञान की नजर में एक खगोलीय घटना है, लेकिन आस्था की नजर में अगर इसे देखें तो संकेत और संदेश। भारत जैसे देश में चंद्रग्रहण सिर्फ आसमान का नजारा नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और विश्वास का हिस्सा है। ग्रहण ने हमेशा इंसानी सोच को झकझोरा है। कहीं से अशुभ माना जाता है तो कहीं ज्ञान का अवसर। अब से थोड़ी देर बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:57 से होनी है। मध्य रात्रि 1:26 तक ये दिखेगा। इस बार 122 वर्षों बाद पितृपक्ष की शुरुआत के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही शनि और गुरु का दुर्लभ संयोग भी आज देखने को मिलेगा। आज रात चांद पर लगने जा रहा है ग्रहण। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा। माना जा रहा है ये ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। पौराणिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण को राहु केतु से जोड़ा जाता है। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। कथा है कि जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रसित करने की कोशिश करते हैं, तब चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण के समय सबसे अच्छा ये है कि आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई सबसे खास जानकारी तो ये है, जो लोग बाग ये है कि उसके ग्रहण का हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शुभ कर्मों पे बाधा आती है। अगर हमने कुछ भी ऐसी त्रुटियां की तो उस दौरान उससे बचना चाहिए और भगवत भजन में रहना चाहिए। और सबसे अच्छा, आप गीता खोल लीजिए, कुछ भी नहीं आप भगवत नहीं पढ़ सकते, गीता उसके अध्याय का पाठ करिए। चंद्र ग्रहण को सौर मंडल की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बनता है ब्लड मून। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा कुछ समय के लिए धुंधला या लाल दिखाई देता है। यह खगोलीय घटना केवल पूर्णिमा की रात को ही होती है, जब तीनों पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को लाल रंग में अपवर्तित कर देता है। तब चंद्रमा का रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है, जिससे चंद्रमा ब्लड मून जैसा लाल दिखाई देता है। ब्लड मून को इसलिए ब्लड मून कहा जाता है, वैसे तो पूर्णिमा को पड़ता है, जब 2.5 साल में एक बार ऐसा आता है कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा, तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसी को ब्लड मून का। और ब्लड मून क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन है कि सूर्य का ताप इतना तेज होता है कि उस दौरान जब चंद्रमा आते हैं बीच में, लालिमा धारण किए लेते हैं, उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो एकदम लाल दिखाई देते हैं सूर्य के ताप की वजह, सूर्य के किरणों की वजह से। इस वजह से उसको ब्लड मून कहा जाता है। अगर आसमान साफ रहा और रात बारिश न हुई तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। आप साफ तौर पर ब्लड मून का नजारा देख सकते हैं। ये ग्रहण एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के साथ ही हिंद महासागर में भी दिखेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण की घटना कब होगी। 7 सितंबर यानी भाद्रपद की पूर्णिमा है। ये ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा, रात 1:26 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो चुका है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो इस दौरान आप कुछ भी कोशिश करें कि आप भगवत भजन करें और कोशिश करें कि विष्णु जी के शरण में जाएं और कोई भी अन्न जल ग्रहण ना करें। बहुत देर का नहीं है तो कोशिश करें कि आप कुछ भी अन्न जल ग्रहण करें। क्योंकि उस समय किरणें के माध्यम से जो हमारे ब्रह्मांड के किरणों के वहां से वो दूषित हो जाती है। ज्योतिष के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव उन राशियों पर भी पड़ेगा जिन पर शनि की 7.5 चल रही है। तो चलिए अब जानते हैं वो 3 राशियां कौन सी है जिसका चंद्र ग्रहण पर सीधा असर होगा।
इस समय शनि की 7.5 3 राशियों पर चल रही है, जिसमें मेष, कुंभ और मीन हैं। चंद्र ग्रहण के कारण मेष वालों को समस्याएं आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। आर्थिक फैसला सोच समझकर करें, जल्दबाजी में फैसला न लें, नहीं तो नुकसान होगा। कुंभ राशि वालों को किसी अपने से धोखा मिल सकता है, निवेश करने से नुकसान हो सकता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। वहीं चंद्र ग्रहण के असर से मीन राशि वाले लाभ में रहेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगले 15 दिन बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और सूतक काल आरंभ हो चुका है। सूतक के समय किसी भी धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिषी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। ज्योतिष के बताए उपायों को अपनाकर आप ग्रहण के बुरे असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जो नियम है वो बहुत से सामान्य है, कोई ऐसा कुछ बड़ा नियम नहीं। आप इसके लिए कोई पूजा विधान भी नहीं है। आप बस उसमें कोशिश करें कि जो हमारे तीनों ब्रह्मांड के देवता हैं या आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा करें। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें और ये सारी चीजें करते हो, या आपको अपने इष्ट जिसको भी आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता, उन्हीं का स्मरण करें, जिससे आपके ऊपर किसी भी तरह का ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। इस काल में प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें। जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो उनकी उपासना करें। इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ग्रहण काल के खत्म हो जाने के बाद संभव हो तो स्नान कर लें। हाथ पैर धोकर कुछ न कुछ चंद्रमा की वस्तु का दान करें। चावल, चीनी, दूध, नारियल और चांदी का दान शुभ होगा। गर्भवती महिलाओं को इस काल में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के नियम बीमार, वृद्ध और बच्चों पर लागू नहीं होते। आज से ही पितृपक्ष का आरंभ भी हो चुका है। तो ये चंद्र ग्रहण दरअसल आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है? शुभ, अशुभ, कैसे रहेगा ये आपके लिए, ये समझने के लिए एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ है। स्वामी अवधेशपुरी जी स्वास्थ्य पीठाधीश्वर हैं उज्जैन के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणव शर्मा खगोल शास्त्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम कपिल ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री ज्योतिषी हैं जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण मिश्रा ज्योतिषी जो कि वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। और खास हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संतोष शर्मा को भी हम देख पा रहे हैं, प्रयागराज में वो मौजूद हैं। अब जो तरीके हैं, जो परंपराएं हैं, दरअसल वो ये कहती हैं कि जब से ये चंद्र ग्रहण लगे उससे पहले या तो आप स्नान कर लीजिए, तप कीजिए, जाप कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए। और कुछ ऐसा ही नजारा प्रयागराज में दिख रहा है, जहां पर संतोष आप हैं, वहां पर हम देख रहे हैं अभी से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए भक्ति में लीन है। और जब से सूतक काल शुरू हुआ है तभी से मंदिरों के कपाट बंद हो गए। और कपाट बंद होने के बाद अब क्योंकि जैसे जैसे 9:57 से पूर्ण चंद्र ग्रहण का काल शुरू होगा, उसके बाद से कहा जाए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो सबसे कठिन काल होगा वो शुरू होगा। और वही वजह है कि मंदिरों में, मैं इस समय पर जिस मंदिर में मौजूद हूँ, ये राजराजेश्वरी का 150 साल पुराना मंदिर है, गर्भगृह में मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये यमुना के तट पर, प्रयागराज में यमुना जी के तट पर ये मंदिर बसा हुआ है। और यहाँ पर महंत हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मंत्रोच्चारण हो रहा था। जो लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंदाय हरे, श्री कृष्ण गोविंदाय हरे करके नाम ले रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण पढ़ रहे हैं। तो जो जिस भक्ति में है, जिसके पास जो मंत्र है, वजह की इस तरीके से सिर्फ ये कठिन काल है। महंत जी भी हमारे साथ हैं। ये जो वक्त है कैसे निकाला जाए और कितना महत्वपूर्ण होता है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इस काल का सदुपयोग करना। कहते हैं कि इसमें चंद्र ग्रहण बहुत कठिन होता है। इस ग्रहण काल में हमेशा से हमारे ऋषि मनीषी और अनादिकाल से ऊर्जा का अल्प समय में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा एकत्र करने का ये एक सूत्र भी रहा है, तंत्र मार्ग में भी, वैदिक परंपरा में भी। और इससे देश, राष्ट्र और समाज का भी उत्थान हो सकता है। इसलिए हमें इस समय काल में पूरा समय, जो ग्रहण काल का समय है, उस ग्रहण काल के समय में ज्यादा से ज्यादा जप,
ज्यादा से ज्यादा पाठ, ज्यादा से ज्यादा नाम जप, मंत्र जप। ऐसी मान्यता है कि यदि इस ग्रहण काल में जिस मंत्र का आप जप कर लेते हैं उसका एक पुरुष चरण संपूर्ण हो जाता है, और यह जप यदि किसी मंदिर में हो तो वो और गुना फलदायी होता है, किसी देवालय में हो, और यदि वह देवालय किसी तीर्थ में हो तो अनंत गुना फलदायी होता है। यदि किसी नदी, किसी पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के सानिध्य में हो, यह मंदिर या ये स्थान, बिल्कुल। और ये हम तो देख रहे हैं जिस तरह गुना संतोष आप दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना हालांकि मंदिर में नहीं, लेकिन आप मंत्रोच्चार कीजिए, भजन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे साथ आशुतोष भी, जल्दी से उनका रुख कर ले, फिर खास मेहमानों का रुख करेंगे। आशुतोष, आप जहां पर हैं वहां क्या देख पा रहे हैं? ये मान्यताओं से अलग की दुनिया है अर्पिता। जब भी इस तरह के ग्रहण होते हैं तो हमेशा जो विरोधाभास रहा है मान्यताओं और खगोल शास्त्र के बीच में, मान्यताओं, परंपराओं और विज्ञान के बीच में, हालांकि दोनों के अपने तर्क हैं और विरोधाभास जरूर, लेकिन कोई किसी को काटता नहीं है कि मान्यता है ये करें या ना करें। लेकिन हम अपने वैदिक समय से जानते हैं कि चाहे वो आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य ने खगोल के जिन सिद्धांतों को दिया उसे अपनाया आगे जाकर के गैलीलियो और कोपरनिकस ने। और इसीलिए जब खगोलीय घटना होती है तो एक कौतूहल लेके आता है। एक बच्चा जब उसके दूध के दांत निकलते हैं तो माँ उस चंद्रमा से रिश्ता जोड़ती है पहले मामा का। बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, चांद को जीवन के सकारात्मक दिशा में देखता है तो उसे फलसफाना ये मिलता है कि चांद भी देखिए कैसे अंधेरे को चीर करके आगे निकलता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर आशिक मिजाज हो जाती है, फिर कहता है चांद जरा जमीन पर उतर। लेकिन यहाँ जो कौतूहल आपको नेहरू तारांगण में दिखाई देगा, ये विज्ञान की परंपराओं के इतर खगोल शास्त्र और उसमें रुचि रखने वाले लोग हैं, जिन्हें ये घटना दिखाई देती है कि कैसे ये एक मूवमेंट हो रहा है, लाल चंद्रमा दिखाई देगा और इस साल का दूसरा और साल का सबसे बड़ा होगा। और उसी कौतूहल के लिए टेलीस्कोप है, प्रोजेक्शन है, बहुत सारे हैं। एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया ये बताने के लिए कि कैसे एक परंपरा और एक मान्यताएं रही हैं कि इसमें सूतक काल होता है, आप क्या करें क्या ना करें परंपराओं के अनुरूप। लेकिन वैदिक काल, वैदिक गणित से लेकर के सदियों पुरानी जो हमारी परंपरा वैदिक की रही है, जो हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद की परंपरा रही है, उसको आगे जो हमने भारत से जाकर के पश्चिम तक देखा, वहां ये से एकमात्र परंपरा दिखाई देती वो ये कि एक खगोलीय घटना है, कौतूहल लेकर के आती है। इसे देखिए और इसमें कीजिए कि दुनिया कितनी रहस्यमयी है अर्पिता। और जैसा आपने कहा कि अभी अगर पैनल में ही देखें तो यहाँ पर खगोल शास्त्री भी हमारे साथ हैं, ज्योतिषी भी हमारे साथ हैं। खगोल शास्त्री अलग इसमें रखेंगे क्योंकि अगर उनसे आप पूछिए कि क्या हम इस चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं तो वो कहेंगे कि बिल्कुल देखिए और जरूर देखिए। लेकिन जो ज्योतिषी हैं वो उनका मानना इससे विपरीत है। जरा सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं। पंडित जी, सबके दिमाग में एक यही सवाल है कि ये आखिरकार 122 साल के बाद एक संयोग बना है, इसको दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? अर्पिता जी, ग्रहण हमेशा ही एक खगोलीय घटना के रूप में और शास्त्रीय सिद्धांत, देखिए ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जितना भी गणित भाग है वह सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। सिद्धांत ज्योतिष में आप चाहे ग्रह लाघव की बात करें, चाहे सूर्य सिद्धांत की बात करें, आप किसी भी सिद्धांत ज्योतिष को उठाकर देखिए, ग्रहण पड़ते किस प्रकार से हैं। ये हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है यह 360 अंशों में बटा हुआ है, 360 अंश हैं। और ये 360 अंश को पार करने के लिए सूर्य को 1 वर्ष का समय लगता है, उसको चंद्रमा 1 महीने में पार करता है, एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है। अब ऐसी स्थिति में जो 12 राशियां हैं वह एक राशि 30 अंश की है। अब वहां राहु की गति, सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। राहु हमेशा 3 अंश 11 कला से अपनी गति करता है। राहु की गति, अब इसको देखिए, पूर्वा पर, उत्तरार्ध और ऊपर से नीचे, ये इस प्रकार से 6 इसके भाग है। तो आप ये समझिए कि 2 बिंदु हैं, एक उत्तर बिंदु और एक दक्षिण बिंदु, या एक पूर्वा पर यानी एक पूर्व बिंदु और दूसरा संपातिक बिंदु पश्चिम बिंदु। ये दोनों राहु और केतु हैं। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को बाधित करते हैं। सूर्य की हमेशा गति क्रांति वृत्त में है और सभी ग्रह अपने विमंडल में भ्रमण करते हैं, जिसको एक भगण कहते हैं। 1 वर्ष में इनका सभी का अलग अलग गतिमान होता है। अब जब वहाँ पर आकर के
राहु अथवा केतु चंद्रमा अथवा सूर्य के भुजांश के 14 अंश से कम का अंतर रहता है। देखिए, हर महीने में पूर्णमासी तिथि आती है और पूर्णमासी, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा तिथि को ग्रहण नहीं पड़ता है। वह किसी महीने के जा करके किसी महीने की पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या तिथि को ग्रहण पड़ता है। अब ऐसी तिथि में क्यों? क्योंकि हमेशा सूर्य और चंद्रमा जो उत्तर से दक्षिण के इनके भुजांश हैं उसमें जाकर के और 4.25 अंश के अंतर में उत्तर अथवा दक्षिण में रहते हैं। इसलिए कभी सूर्य और चंद्रमा 180 अंश के अंतर में होते हुए भी पूर्णिमा की तिथि में दोनों का अंतर 180 रहता है और अमावस्या तिथि में दोनों सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के एक ही अंश कला विकला में आकर के अमांत में हो जाते हैं। तो इस वर्ष ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 अंश से कम जब भुजांश होते हैं तो ग्रहण की संभावना बनती है। 10 भुजांश से जब कम अंतर रह जाता है सूर्य, राहु और चंद्रमा में, तब निश्चित रूप से ग्रहण पड़ने की संभावना बनती है। और जब 6 अंश से भुजांश कम हो जाता है स्पष्ट में चंद्रमा और राहु में, तो वह पूर्ण ग्रहण पड़ता है। और पूर्ण ग्रहण जब पड़ता है तो आप ये समझिए कि जो सूर्य का गोल बिंब है वह 6500 है योजन, और चंद्रमा का जो मंडल है, चंद्र मंडल है, वह 480 जो है योजन उसका विस्तार है। अब उतने में मात्र 4 अंश चंद्रमा के शेष बचते हैं जिसको राहु ने पूरी तरह से ग्रसित नहीं किया है। तो ज्योतिषी दृष्टि से यह मात्र 6 अंश चंद्रमा का शेष रहता है, से सारे अंश को राहु ने ग्रसित कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा चूंकि भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कविरबे कोजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, पृथ्वी से सबसे नजदीक चंद्रमा है, सबसे अधिक प्रभावित चंद्रमा पृथ्वी में रहने वाले व्यक्तियों को करता है और सबसे अधिक गति, तेज गति में भी चंद्रमा की गति है। अब उसको जब राहु ग्रसित कर लेगा, अपने समझ लीजिए कि अपने प्रकोप में ले लिया, तो चंद्रमा का प्रभाव जिससे जीवन चलता है, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का जीवन जहां से चलता है, वह समाप्त होने की कगार में आ जाता है। चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी है, चंद्रमा औषधियों का स्वामी है, चंद्रमा जल का स्वामी है, चंद्रमा प्रकृति का स्वामी है। इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते हैं, जो अन्न है, भोजन है, वह विष के रूप में परिवर्तित होने लगता है और उसको ग्रहण करने वाले अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेकों कारण है। दूसरी सबसे और महत्वपूर्ण कारण ज्योतिष की दृष्टि से आपको बतलाऊं कि यह जो ग्रहण पड़ रहा है शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, अर्थात कुंभ राशि में पड़ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जबकि बिल्कुल ग्रहण जिस राशि पर पड़ रहा है उसके साथ ही दूसरी राशि पर शनि का गोचर चल रहा है, और बृहस्पति के अतिरिक्त एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो सहयोग के लिए या मित्रता के लिए, अधिमित्र या अधिशत्रु। तो सभी ग्रह विपरीत हो रहे हैं। सभी जितने 9 ग्रह हैं उसमें मंगल और केतु, चूंकि 7 का अंक है तो यह केतु का अंक है, और 9 अंक जो सारा टोटल मिलाकर बनता है वो मंगल का अंक है। तो इस प्रकार से वायुयान की घटनाएं, बड़े बड़े पर्वतों का टूट करके गिरना, मूसलाधार जल वृष्टि होना, प्राकृतिक प्रकोप होना, ये सभी आपको, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का जो प्रभाव, चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वह 108 दिन तक रहता है। तो इतने बीच में आपको ये सारी आपदाएं देखने को मिलेंगी और पूरा जनमानस जो है उथल पुथल में परिवर्तित हो जाएगा।